नमस्ते और स्वागत है इस खास एक्सप्लेनर में। क्या आपने कभी सोचा है कि एक पत्थर, जी हां, सिर्फ एक पत्थर, दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्यों को कैसे खा सकता है? आज के इस विश्लेषण में हम दुनिया के सबसे कुख्यात हीरे, यानी कोहिनूर के खूनी और बेहद उलझे हुए इतिहास से पर्दा उठाने वाले हैं। हम इस बेशकीमती पत्थर के सफर को बिल्कुल शुरुआत से ट्रैक करेंगे, प्राचीन सूखी नदियों के तल से लेकर आज की एक बहुत बड़ी और गर्मागर्म भू-राजनीतिक बहस के केंद्र तक। ये सिर्फ किसी गहने की कहानी नहीं है, बल्कि साम्राज्यों के उठने, गिरने और उनके लालच की एक बेहद दिलचस्प दास्तान है। चलिए सीधे इस कहानी की सबसे खौफनाक किंवदंती में उतरते हैं, जिसकी शुरुआत 1306 में एक प्राचीन ग्रंथ के जरिए हुई थी। इस ग्रंथ ने एक ऐसा भयानक नियम तय कर दिया जिसने सदियों तक खौफ पैदा किया। नियम ये था कि जो भी इस हीरे का मालिक होगा वो दुनिया तो जीतेगा, लेकिन उसे जल्द ही हिंसा, धोखे और दर्द से भरा जीवन भी देखना पड़ेगा। और जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये अंधविश्वास सच में दुनिया के सबसे ताकतवर शासकों पर बहुत भारी पड़ा। तो हमारा पहला पड़ाव है शापित पहाड़। हमारी इस ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत होती है गोलकुंडा की सूखी नदियों, खास तौर पर कोल्लूर खदानों से। तटीय आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर स्थित ये वो जगह है जहां ये पौराणिक पत्थर पहली बार लिखित इतिहास में दुनिया के सामने आया था। और दिलचस्प बात यह है कि 18वीं सदी में ब्राजील में खदानें मिलने से पहले पूरी दुनिया में सिर्फ यही एक ऐसा इलाका था जहां से हीरे निकलते थे। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो जानकारों का अनुमान है कि इसे 1100 से 1300 के बीच खोजा गया होगा। जब 1526 में मुगल सम्राट बाबर भारत आया तो वो इसे देखकर इतना हैरान था कि उसने लिखा, इसकी कीमत पूरी दुनिया के आधे दिन के खर्च के बराबर है। फिर 1628 में यह पत्थर शाहजहां के उस बेहद आलीशान मयूर सिंहासन की शान बन गया, जिसे बनाने में 7 साल लगे थे और जो ताजमहल से भी 4 गुना ज्यादा महंगा था। अब यहाँ एक बहुत ही रोचक विरोधाभास देखने को मिलता है। कोहिनूर के इतने मशहूर होने के बावजूद आपको जानकर हैरानी होगी कि मुगल असल में इस हीरे से कहीं ज्यादा लाल रंग के तैमूर रूबी को अहमियत देते थे। मुगलों को चमकीले गहरे रंग के पत्थर पसंद थे। इसके ठीक उलट हिंदू और सिख राजाओं की पहली पसंद हमेशा से चमकते हुए हीरे होते थे। ये शासकों की अपनी अपनी पसंद का एक बहुत ही दिलचस्प अंतर था। आगे बढ़ते हैं इसकी उत्पत्ति और मयूर सिंहासन के सफर पर। उस दौर में मुगलों के राज में दिल्ली इतनी ज़्यादा अमीर हो चुकी थी कि उसकी आबादी लंदन और पेरिस दोनों को मिला दें तो भी उससे ज़्यादा थी। और जैसे जैसे दिल्ली की दौलत और शोहरत आसमान छू रही थी, इस हीरे का रुतबा भी बढ़ता गया। ये दुनिया भर के हमलावरों के लिए सबसे बड़ा खजाना और अंतिम इनाम बन चुका था। 1739 में कहानी एक बेहद नाटकीय मोड़ लेती है। फारस के नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और उसने पराजित मुगल सम्राट को पगड़ी बदलने की पुरानी परंपरा के बहाने फंसा लिया। कहा जाता है कि पगड़ी बदलते ही उसमें छिपा हुआ ये बेशकीमती पत्थर नीचे गिर गया। रोशनी पड़ते ही जब वो चमका तो नादिर शाह के मुंह से बेसाख्ता निकला, कोहिनूर, जिसका मतलब होता है रोशनी का पहाड़। बस यहीं से इस पत्थर को अपना ये विश्व प्रसिद्ध नाम मिला। यहां से शुरू होता है साम्राज्यों का एक खूनी सफर। नादिर शाह का ये हमला हमें सीधे उस पुरानी शापित चेतावनी के भयानक नतीजों की तरफ ले जाता है, क्योंकि अब ये हीरा अफगान साम्राज्य में पहुंच चुका था और इसके साथ ही सत्ता, लालच और खून खराबे का एक ऐसा डरावना दौर शुरू हुआ जिसने इतिहास को हिलाकर रख दिया। उस शाप का असर इतना भयानक था कि एक के बाद एक शासकों की रूह कांप गई। 1747 में खुद नादिर शाह को उसके ही गार्ड ने मार डाला। उसके पोते शाहरुख शाह के सिर पर पिघला हुआ सीसा डाल दिया गया, सिर्फ इसलिए ताकि वो हीरे का पता बता दे। और बाद में जमान शाह दुरानी को तो गरम सुइयों से अंधा तक कर दिया गया। एक पत्थर के लिए दी गई ये खौफनाक यातनाएं ये साबित करती हैं कि वो पुराना अंधविश्वास पूरी तरह से सच हो रहा था। इस लगातार हो रहे कत्लेआम और खौफ से बचने के लिए दुर्रानी साम्राज्य का 5वां शासक शुजा शाह दुर्रानी 1809 में अपनी जान और इस हीरे को लेकर लाहौर भाग गया। वहां उसने सिख साम्राज्य के संस्थापक शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह से शरण मांगी और इसी शरण की कीमत के तौर पर यह हीरा सिख साम्राज्य के पास आ गया। महाराजा रणजीत सिंह इसे बड़े गर्व के साथ अपनी भुजा पर बांधकर चलते थे। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह के निधन के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना मौका मिल गया। सालों तक नजर रखने के बाद 1849 में उन्होंने सिख साम्राज्य को हरा दिया और फिर जो हुआ वो इतिहास के सबसे कड़वे सच में से एक है।
अंग्रेजों ने एक महज 10 साल के बच्चे राजकुमार दलीप सिंह को लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर दिया और ये हीरा हमेशा के लिए महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया। अब आता है चौथा हिस्सा, ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स। पंजाब से निकलकर कोहिनूर ने एक पानी के जहाज पर करीब 6,700 किलोमीटर की लंबी यात्रा तय की और लंदन जा पहुंचा। इसके साथ ही ब्रिटिश राजशाही की तिजोरी में इसके स्वामित्व का एक बिल्कुल नया युग शुरू हो गया। सच कहूं तो ब्रिटिश राज परिवार भी इसके खूनी इतिहास और उस प्राचीन श्राप से बहुत डरा हुआ था। उन्हें पता था कि पुरुष शासकों का इसके साथ क्या हश्र हुआ था। इसीलिए इस श्राप की काट निकालने के लिए उन्होंने एक बहुत सख्त नियम बनाया। ये तय किया गया कि महारानी विक्टोरिया के बाद से केवल महिला शासक या राजा की पत्नी ही इस रत्न को पहनेंगी ताकि इस श्राप का कोई असर ना हो। लेकिन कहानी में एक जबरदस्त और थोड़ा मजाकिया मोड़ तब आया जब 1851 में इसे पहली बार लंदन के हाइड पार्क में आम जनता को दिखाया गया। आप यकीन नहीं मानेंगे, लोग इसे देखकर बिल्कुल निराश हो गए। उनका कहना था कि जिस पत्थर के लिए इतने सारे साम्राज्यों ने खून की नदियां बहा दी, वो तो देखने में कांच के एक साधारण से टुकड़े जैसा लग रहा है। उसमें कोई खास चमक ही नहीं थी। इस बेइज्जती को मिटाने और इसकी चमक बढ़ाने के लिए महारानी विक्टोरिया के पति प्रिंस एल्बर्ट ने 1852 में कोहिनूर को फिर से तराशने और पॉलिश करने का एक सख्त आदेश दे दिया। मकसद तो इसकी चमक को बढ़ाना था, लेकिन इसके लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इस कटाई के दौरान इस ऐतिहासिक हीरे ने अपने कुल वजन का 40% हिस्सा हमेशा के लिए खो दिया। जरा इस बात पर गौर कीजिए कि इस पत्थर को कैसे पूरी तरह से बदल दिया गया। वो विशाल 186 कैरेट का हीरा सिर्फ इसलिए काटा गया ताकि वो रोशनी को बेहतर तरीके से रिफ्लेक्ट कर सके, और कटने के बाद वो महज 105.6 कैरेट का रह गया। आज अगर आप इसे देखें तो इसका आकार लगभग एक मुर्गी के अंडे के बराबर है। तो चलिए अब पहुंचते हैं आज के समय में। आखिर कोहिनूर का असली मालिक है कौन? आज के दिन ये ऐतिहासिक पत्थर लंदन के टावर में पूरी सुरक्षा के बीच रखा गया है, लेकिन ये आज भी इसे वापस लाने की एक बहुत ही भयंकर और पेचीदा अंतर्राष्ट्रीय बहस के बिल्कुल बीचों बीच फंसा हुआ है। चलिए इस भू राजनीतिक पहेली को थोड़ा समझते हैं। आज भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यहां तक कि ईरान जैसे कई देश इस पर अपना अपना दावा पेश करते हैं, लेकिन अगर हम निष्पक्ष होकर देखें तो इन सभी के सामने बहुत बड़ी कानूनी दीवारें खड़ी हैं। ये दावे उन पुराने ऐतिहासिक साम्राज्यों की सीमाओं से टकराते हैं जो सदियों से बनती बिगड़ती रही हैं और आज के नक्शे पर उनका कोई वजूद ही नहीं है। इसमें सबसे बड़ा कानूनी पेच ये है कि चोरी हुई सांस्कृतिक विरासत को वापस करने वाले कानून, जैसे कि 1970 का यूनेस्को कन्वेंशन, वो पीछे जाकर लागू नहीं होते। आसान शब्दों में कहें तो 1970 से पहले की घटनाओं पर ये कानून काम ही नहीं करते। और तकनीकी रूप से देखा जाए तो अंग्रेजों ने ये हीरा आज के किसी आधुनिक देश से नहीं, बल्कि उन पुराने साम्राज्यों से लिया था जो अब खत्म हो चुके हैं। इसीलिए इसे कानूनी रूप से वापस लाने का कोई ठोस रास्ता फिलहाल नहीं दिखता। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या हमें अपनी खोई हुई विरासत को वापस पाने की भावनात्मक इच्छा को महत्व देना चाहिए, या फिर उन बदलती सीमाओं के खूनी इतिहास को देखना चाहिए? कुछ विशेषज्ञों का तो यहां तक मानना है कि इसे हमेशा के लिए वहीं छोड़ देना चाहिए, ताकि इसका काला इतिहास दोबारा खुद को ना दोहराए। इतने खून से सने इस शापित पत्थर का अंतिम फैसला क्या होना चाहिए, ये सोचने का काम अब मैं आप पर छोड़ता हूं।